हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद सौरभ। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करूँगा और फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा वो कार्ड सेक्टर के जो क्रेडिट कार्ड का जो टोटल मार्केट है उसमें बहुत ही रिनाउंड नेम है एसबीआई कार्ड। तो कंपनी का आज का अभी जो बिज़नेस कर रहा है और आने वाला फ्यूचर में भी जो इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक डिजिटल इंडिया के ऊपर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया के ऊपर जो जो काम होने वाला है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें एसबीआई कार्ड का एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं हम लोग। क्योंकि पेमेंट मोड अभी तो कैश सेक्शन से आहिस्ता आहिस्ता कार्ड सेक्टर में फ्यूचर में टोटल ट्रांसफ़र होने वाला है। इसमें एसबीआई कार्ड का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। तो चलिए, विकिपीडिया पे पेज में मैं ऑलरेडी हूँ एसबीआई कार्ड का, तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, प्रीवियसली नोन एज एसबीआई कार्ड, इज़ एन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। एसबीआई कार्ड इज़ लॉन्च इन अक्टूबर 1998। तो 1998 में एसबीआई कार्ड लॉन्च किया पहले बार के लिए, और इसका जो हेड क्वार्टर है गुड़गांव में है, और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ है रामा मोहन राव हमारा। और ये कंपनी टोटली क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही फोकस करके बिजनेस करता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3600 है, और पेरेंट कंपनी हम लोगों को पता ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द क्राइल ग्रुप है। तो कंपनी के ऊपर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम लोग देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका 60% शेयर होल्ड करते हैं, और 40% जी कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होल्ड करता है। तो कंपनी का जो जो माइलस्टोन है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। 1998 में ये इसका एसबीआई कार्ड एंटर्स इन क्रेडिट कार्ड स्पेस। उसके बाद एक एक करके हर साल में कुछ ना कुछ माइलस्टोन ये अचीव किया हुआ है। इसका जो अवार्ड है वो हम लोग देख लेते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड गोल्ड अवार्ड 2008, 9, 10 और 12, 2013 में भी मिल चुका है कंपनी को। रेटेड सेकेंड CNBC कंज्यूमर अवार्ड 2 ईयर्स इन ए रो 2007-9 में मिल चुका है इसको। विनर ऑफ बेस्ट मैच्योर कैपिटिव डिलीवरी यूनिट इन एशिया। रीडर्स डाइजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड गोल्ड अवार्ड 2008 में मिला था। रेटेड सेकेंड इन बिजनेस वर्ल्ड सर्वे ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लीगेसी ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड कार्ड वन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल इंटरनेशनल गार्टर अवार्ड 2016 में मिला था। तो कंपनी का ओवरऑल यहाँ पर विकिपीडिया से आप लोगों को मिल सकता है, और इसका जो एसबीआई कार्ड का जो खुद का जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप लोग कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं टोटल अगर कवर करने जाऊँगा तो बट वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसके फंडामेंटल एनालिसिस अभी करते हैं। आप लोगों को पता है, जब भी किसी भी कंपनी का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ उसके सबसे पहले मैं उसका शेयर चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में है कि नहीं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी एक दिन के हिसाब से तो अप ट्रेंड में ही है, 5 दिन के हिसाब से थोड़ा सा डाउन है, 1 महीने के हिसाब से भी थोड़ा डाउन है, 6 महीने के हिसाब से ये अप ट्रेंड में ये दिखा रहा है। 14% के आसपास कंपनी का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है कंपनी। इस साल के पहले से ये टोटल लगभग 12% के आसपास रिटर्न दे चुका है। एक साल में कंपनी लगभग 43% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 5 साल का तो ये इसका टोटल 2020 का 13 मार्च को ये लिस्टेड हुआ था। तो एक साल ही इसका कंप्लीट हुआ है। तो टोटल हिसाब से तो ये थोड़ा सा डाउन है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का और कुछ और क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इसका अभी हम लोग NSE के वेबसाइट पे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं NSE के वेबसाइट में इसका जो पेज है वो ओपन हो चुका है।
कंपनी का 52 वीक हाई है 1139 रुपीज़ का, और 52 वीक लो है 626 रुपीज़ का। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम लोग चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो कंपनी प्रोमोटर ग्रुप के पास लगभग 70% के आसपास, प्रोमोटर्स ग्रुप के पास 70% के आसपास स्टेक है। और अगर इसका कोई प्लेज है कि नहीं वो हम लोग देख लेते हैं। नहीं, कंपनी प्रोमोटर ग्रुप कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है। तो ये कंपनी मई महीने में एक बार 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम लोगों को स्किनर में जाना पड़ेगा, skinner.com। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। हाँ, चलिए, skinner.com में इसका पेज ओपन हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 87,864 करोड़ के आसपास है। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और 52 वीक लो एंड हाई तो यहाँ पर दिखा रहा है, ऑलरेडी हम लोग NSE के वेबसाइट पे देख चुके हैं। पी अभी 99 के 89.2 के आसपास है। बुक वैल्यू 67 का है। और ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है 10% के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% के आसपास है। फेस वैल्यू इसका 10 है। तो चलिए इसका सेल्स ग्रोथ ओवर ऑन ईयर हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में तो कोई डेटा मौजूद नहीं है। प्रीवियस 5 साल में 31% के CAGR से ये इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 3 साल में ये इसका 21% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 साल में तो कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। 5 साल में 28% के आसपास है। और प्रीवियस 3 साल में 18% के आसपास है। स्टॉक प्राइस CAGR जो है, स्टॉक प्राइस CAGR में आप लोग देख सकते हैं 5 साल में तो कंपनी 1 साल ही हुआ है लिस्टेड हुआ है। तो ये लगभग 41% के आसपास 1 साल में रिटर्न दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5 साल में 25% का है। 3 साल में 23% के आसपास है। लास्ट ईयर 17% के आसपास था। तो इसका जो EPS है, EPS हम लोगों के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2020 और 21 में यहाँ पर दिखा रहा है। तो थोड़ा सा डाउन है। तो ठीक है, अभी चलिए हम लोग इसका जो बैलेंस शीट है उसको देख लेते हैं। कंपनी का जो किसी भी कंपनी का मैं बैलेंस शीट हमेशा मनी कंट्रोल के वेबसाइट से देखता हूँ। आप लोग चाहे तो दूसरे किसी भी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा नेट, चलिए यहाँ पर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे बैलेंस शीट ओपन हो चुका है। स्टैंड अलोन में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो रिज़र्व है वो 2016 साल से ये ग्रो ही हो रहा है। 4,384 करोड़ के आसपास अभी रिज़र्व आ चुका है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है, देखिए किसी भी NBFC बोलिए, बैंक सेक्टर बोलिए, फिनेंशियल सेक्टर बोलिए, यहाँ पर तो आपका तो एक लोन बुक तो होगा ही। इसको हमेशा ही हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। और इसका शॉर्ट टाइम बोरोइंग्स भी आप लोग देख सकते हैं 10,000 करोड़ के आसपास, 10,500 करोड़ के आसपास है। तो कोई बात नहीं, किसी भी फिनेंशियल सेक्टर में आप लोगों को लोन ऐसे दिख ही जाएगा। तो इसका जो कैश इक्विवेलेंट हम लोग देख लेते हैं, 676 करोड़ के आसपास इसके हाथ में कैश है कंपनी के पास। तो ओवरऑल मैं देख के एक ही बात बोल सकता हूँ कि ये लिस्टेड हुआ है 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी डायरेक्टली किसी भी कंक्लूजन में आना ठीक नहीं होगा। 1 साल में तो 1 साल में भी ये 40% के आसपास रिटर्न दे चुका है, लेकिन 1 साल के थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, इसका लिस्टिंग हुआ है। तो इसी हिसाब से एकदम फाइनल मैक्स जो चार्ट है उसमें थोड़ा सा डाउन है, वो हो ही सकता है। लॉन्ग टर्म में हम लोगों को देखना पड़ेगा आने वाला फ्यूचर में कंपनी कैसे काम करता है।
कंपनी के ऊपर का जो सामने फ्यूचर्स में जो काम करने का टोटल फील्ड है वो बहुत ही एकदम टोटल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टोटली डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया। और डिजिटलाइजेशन अगर करना होगा तो मनी का जो कैश बेसिस से आप लोग कार्ड बेसिस में ही आना पड़ेगा फ्यूचर में। तो कंपनी के हाथ में सामने बहुत ही अच्छा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए, मैं इसी डिसीजन में आता हूँ। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छा है। कंपनी का जो ROC जो हिसाब से है वो बहुत ही अच्छा है। 1 साल के हिसाब से EPS थोड़ा डाउन हो ही सकता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। फ्यूचर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही हम लोगों को चलना पड़ेगा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए, मैं कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। हमेशा अपने रिसर्च खुद कीजिए, और अपने जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उन लोगों के साथ भी कंसल्ट कर लीजिएगा जब कभी भी आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ऑलवेज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो दूसरे किसी भी वीडियो में दूसरे किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं हमेशा आऊँगा आपके पास। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।